हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग को रेगुलर बेस में चैप्टर वाइज आरएस अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन का क्लास दे रहा हूं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं और उसका रिजल्ट आया है तो उनको 3 कैटेगरीज में बांट दीजिए। पहला जो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, ठीक है। आप फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड जो भी आप लाए होंगे, मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, आप मैट्रिक पास कर गए, ठीक है। जब आप कंपटीशन में आप आइएगा तो आपको मैट्रिक का फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप कंपटीशन में कितना करते हैं इसका वैल्यू रहेगा। आप कॉम्पिटिटिव में क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि मैट्रिक में हम सेकेंड डिवीजन पास किए, हम रेलवे का एग्जाम दिए और रेलवे में एग्जाम में मेरा मेरिट लिस्ट क्लियर हो गया और हम कंपटीशन निकाल लिए, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन लाया है और रेलवे का एग्जाम दिया और एग्जाम में मिसफील्ड हो गया, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहां पर आपका जब मेरिट बनाया जाता है तो मैट्रिक में यह नहीं पूछा जाता है कि आप मैट्रिक में सेकेंड लाए हैं कि थर्ड लाए हैं, कि आप फर्स्ट डिवीजन लाए हैं या और 420 नंबर लाए हैं, 425 नंबर, ये नहीं देखा जाता है। आपका योग्यता देखा जाता है कि आप कंपटीशन में कितना नंबर लाए हैं। कंपटीटिव अगर एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, चाहे आपका इंटर या ग्रेजुएशन या इंटर मैट्रिक कुछ भी डिवीजन से रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ते कितना है, योग्यता चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। तो कंपटीशन, हम एक कंपटीटर हैं, हम कॉम्पिटिटिव बैच चलाते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आप लोग को सही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग सेकेंड डिवीजन लाए भी होंगे तो बहुत अच्छा लाए हैं, आप अच्छा से तैयारी कीजिए। अब आपको रास्ता यहां से खुलेगा। आप अब एक तरह से गार्जियन हो गए हैं कि अब आपको क्या करना है, आप सोचिएगा। तो आपका 2 या 3 सेक्टर में आता है। गार्जियन बोलेंगे कि इंटर में मैथ्स ले लो, कोई बोलेंगे बायोलॉजी ले लो। तो आपको माइंड क्या कह रहा है, आप किस तरह से मैट्रिक की तैयारी किए हैं, आपको जितना माइंड कहता है वही काम कीजिए। ये नहीं है कि अगर आपका आर्ट्स पेपर बढ़िया है आप साइंस पेपर ले लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाइएगा। इसलिए सबसे पहले आप सोचिए कि आपको क्या करना है, आपको किस सेक्टर में जाना है। आपको इंजीनियरिंग करना है कि डॉक्टर बनना है कि जनरल कंपटीशन में आना है। अगर आपको जनरल कंपटीशन में आना है तो मेरी सलाह है कि आप आर्ट्स पेपर लीजिए। अगर आप आर्ट्स पेपर लेते हैं तो आपका इधर कंपटीशन का तैयारी करने का समय मिल जाएगा और आपका आर्ट्स पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा, उसमें उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप साइंस पेपर लेके पटना जाते हैं या दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहां आपका समय भी वेस्ट होगा, और साइंस पेपर लेते हैं तो समय भी वेस्ट होगा और आप साइंस की डिग्री लेकर घर पे आइएगा और यहाँ जनरल कंपटीशन में घुस जाइएगा। तो इससे पहले ही आप चूज कर लीजिए कि आपको क्या करना है। कोई भी, अगर आप भी देख रहे हैं कि अगर मान लिया जाए बैंक पीओ का भी कोई वैकेंसी आता है या एसएससी या यूडीसी या रेलवे, कोई भी टेक्निकल पोस्ट को हटाकर कोई भी वैकेंसी आता हो, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि हमको ग्रेजुएशन साइंस पेपर वाला ही स्टूडेंट चाहिए और ये नहीं लिखा जाता है कि कॉमर्स वाला स्टूडेंट चाहिए। तो सबसे पहले आज का जो कंपटीशन है एकदम सेम कर दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि हम अगर आर्ट्स पेपर ले जाते हैं तो हम रेलवे में एएसएम ज्वाइन कर सकते हैं, बैंक पीओ कर सकते हैं, एसएससी में कहीं भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि हम साइंस पेपर लेंगे तो ही जाएंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो मैट्रिक का एग्जाम पास किए हैं तो आप सबसे पहले एक अपना कैरियर बनाइए कि आपको किस सेक्टर में जाना है, पहले आप सोचिए। उसके बाद अगर आप लोग कंफ्यूज में हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिए, मैं आप लोग के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ ना कुछ रास्ता बताऊंगा। और मेरी राय यही है कि पहले आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप क्या सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो कंपटीशन में अगर आपको जाना है कि कंपटीशन में हम रेलवे का तैयारी करेंगे, एसएससी बनेंगे या एसएससी का तैयारी करेंगे, बैंक में जाना चाहते हैं तो आप उसी सेक्टर के लेवल का तैयारी कीजिए, अदरवाइज आप तैयारी मत कीजिए, ठीक है। मेरी सलाह इतना है। अगर आप सोचिए कि अगर मैं 2 साल या 3 साल कोर्स कंप्लीट करने में समय बिताता हूं, उतना समय अगर जनरल कंपटीशन में बिता देता हूं तो कोई भी वैकेंसी मेरा एज रहते भर में निकाल लेंगे। जैसे कोई भी फॉर्म भरने का मिनिमम एज होता है 18 साल,
ठीक है। तो आपको 18 साल तो इंटर करते करते हो जाता है, तो आप 20 साल, तो इंटर अगर साइंस से कीजिएगा तो गार्जियन बोलेंगे कि ठीक है इंटर साइंस से किए हैं आप, तो ग्रेजुएशन भी साइंस से कर लीजिए, तो आपको ग्रेजुएशन करते करते 21 साल हो जाएगा, तो आप वैकेंसी आएगा, आपको तैयारी करते करते 25 साल हो जाएगा, तो आप कब कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा? 26 साल 25 साल के बाद कंपटीशन खत्म हो जाता। इसलिए मेरी सलाह इतना ही है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल में जाना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स पेपर लीजिए और आर्ट्स पेपर की सहायता से लीजिए। अगर आपको साइंस ही पढ़ना है तो साइंस लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं कि साइंस आप न लीजिए, लेकिन साइंस पेपर लेते भर में आप जनरल की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं तैयारी नहीं होगा क्योंकि साइंस पेपर थोड़ा हार्ड होता है, उसमें ज्यादा पढ़ने पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह इतना ही है कि अगर आपको जनरल में जाना है तो आप आर्ट्स लीजिए और अच्छे ढंग से पढ़िए। आज से आप लोग का भविष्य खुलेगा। अब आप लोग जनरल में घुसिएगा और तैयारी कीजिएगा। आप जैसे मान लिया जाए कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स है कॉमर्स पेपर लेना चाहते हैं तो कॉमर्स भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमर्स से कहीं यूजुअल नहीं है। बैंक में सीए वगैरह जो तैयारी करता है उसलिए उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आज जो कंपटीशन होता है उसमें भीड़ ज्यादा है, एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट ज्यादा निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तो बहुत जल्द नौकरी हो जाएगा। इसलिए आप अभी आप लोग को सोचने का समय है। इसके बाद अगर आप नहीं सोचते हैं तो आपका बहुत पीछे निकल जाइएगा, आप बाद में पछताइए कि ऐसा नहीं कि हम किसी से सलाह नहीं लिए। तो मैं आप लोग के यूट्यूब के सहारे अच्छा सलाह दे दिया हूं कि आप लोग को क्या करना है, आप सोच लीजिए पहले। अब जब भी आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो आप सोच के बढ़ाइएगा, आप जरूर सोचिए। मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर, अपना एक्सपीरियंस जो था मैं आप लोग को बताया कि आप किस तरह से तैयारी कीजिएगा और क्या आपको लेना है, ठीक है। अगर मान लिया जाए बहुत सारे ऐसे गार्जियंस होते हैं जो बच्चा लोग की इंटर में एडमिशन करवा देते हैं और गार्जियंस पैसा नहीं देते हैं, तो बच्चा ट्यूशन वगैरह पढ़ा के इंटर तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसके बाद आगे क्या करना है। तो मान लिया जाए कि हम फिजिक्स से या मैथ से हम इंटर किए हैं, मैथ से, और मेरा पैसा इतना ही है, ये नहीं है कि कोटा राजस्थान जाके हम पढ़ें और मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं है कि इंजीनियरिंग की तैयारी करें, तो मेरा क्या होगा? फिर जनरल कंपटीशन में जाएंगे। तो जनरल की जब तैयारी करना ही था तो अभी से मैं क्यों नहीं तैयारी करूंगा? इसलिए पहले सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, इसलिए जो भी कदम उठाइएगा तो बेस्ट ऑफ लक। आप सोचिएगा जरूर मेरे बात को। तो आज मैं आप लोग को 2 या 4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आप क्वेश्चन को देखिए, नंबर सिस्टम चल रहा है RS अग्रवाल में, चैप्टर 1 का ए है। क्वेश्चन नंबर देखिए 101 है। कह रहा है एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ये सब जो क्वेश्चन आता है जनरली क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी संख्या में 9 से 11 से और 13 से विभक्त कर रहे हैं, आपका शेष बच रहा है क्रमशः 8, 9, 8, ठीक है। अगर किसी संख्या में हम 9 से 11 से और 13 से भाग देते हैं तो शेष मेरा क्रमशः 8, 9, 8 बचता है। अगर विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, कहता है यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? 13 ऊपर कर दिया जाएगा, 9 बीच में हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा और 11 बीच में रहेगा, तो आपका शेष कितना बचेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ 1 को मान लिया जाता है और 13 एकम 13 8, 8 और 13 यहाँ पे हो जाएगा 13 गुने 1 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष और प्लस 8 हो जाएगा। तो 13 और 8 आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके उसी प्रकार से फिर 11 गुने 21 करेंगे हम और प्लस 9 होगा, ठीक है। तो 11 गुने 21 करेंगे तो 11 एकम 11, हाथ में 1 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23 और प्लस 9, तो आपका 240 होगा। फिर 240 गुने 9 करेंगे, 9 गुने 240 और प्लस कितना 8, तो 0, 9 चौके 36, 7 में 3 और 9 दुनिया 18 और 3, 18 2 20 21, ठीक है, और प्लस से 8, 9 9 चौके 36 के बाद में 3 और 18 और 3 21, तो आपका होगा 21 68, ठीक है। अब कह रहा है विभाजकों को उलट दिया जाए, अर्थात 13 को ऊपर कर देंगे, 11 बीच में रहेगा, 9 नीचे हो जाएगा। तब कहता है कि शेष क्या बचेगा, शेष क्रमशः क्या होगा। तो सबसे पहले 13 से आप भागा दीजिए 21 68 में, 13 से 21 68 में भागा देंगे हम, तो 13 से हम 21 68 में भागा देंगे
तो 13 एकम 13 कटेगा, तो 11 में से 13 जाएगा आपका, तो 7 4 आपका हो जाएगा 8 है 4 8 8 8 बचेगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, और यहाँ आपका 6 उतर जाएगा, तो 11 13 दूनी 26 13 13 चौके 52 13 5 65 13 6 78 6 बार में 78 हो जाएगा, 6 18 और 6 78, तो 16 में से 8 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, तो आपका 88 हो जाएगा। फिर 13 से काटिए इसको, तो आप इसको 7 बार में लगाइएगा, 7 21 का 1 हाथ में 2 और 7 2 9 नहीं हो जाएगा, 6 बार में ही लगाइएगा 78 को, तो आपका कितना बचेगा 10 बचेगा। तो पहले आपका शेष कितना बच गया 10, और भागफल कितना आ गया आपका 166। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आपका यहाँ आपका लिखा गया 21 68, तो यहाँ आपका 166 बचेगा। आप 166 से 166 में 11 से भागा दीजिएगा, तो 11 से भागा दीजिएगा 166 में, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, आपका 5 बचेगा, और फिर आपका 6 तो 11 एकम 11 5 55, तो आपका शेष 1 बचेगा, तो शेष यहाँ 1 लिखाएगा, यहाँ आपका 15 लिखाएगा। अब 15 में भागा दीजिएगा 9 15 में 9 से भागा दीजिएगा तो आपको 1 बार में लगेगा, 15 एकम 15, तो आपका शेष बचेगा 9 एकम 9, तो आपका शेष बचेगा कितना, आपका शेष बच जाएगा 9 6 15 6 बचेगा, शेष 6 बचेगा, यहाँ आपका कितना बार में लगेगा 1 बार में। एक बार फिर से चेक कीजिए, 9 और 6 15 15 गुनी 11 प्लस से कीजिएगा इतना आ जाएगा, इतना गुण इतना कीजिएगा तो आपको इतना आएगा, 6 18 और 10 से। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से आंसर 10 1 और 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 10 1 और 6 प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या कह रहा है। 102 जो कह रहा है 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का 2 रूल होता है, पहले रूल हम दिखा देते हैं। इसका रूल क्या है कि द x के पावर n माइनस 1, जहां n पहले देखिए, जहां n सम संख्या हो, सम संख्या के लिए होता है x के पावर n माइनस 1, x के पावर n माइनस 1 x प्लस 1 से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है। ये रूल आप माइंड में रखिएगा, अगर n सम संख्या होता है तो x के पावर n माइनस 1 x प्लस 1 से विभाज्य होता है। और दूसरा रूल है जहां n बराबर विषम संख्या हो तो x के पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 102 और 103 इन्हीं 2 रूल्स पर फॉलो करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 102 जो कह रहा है 17 के पावर 200, तो 200 आपका सम संख्या है, तो जब 200 सम संख्या है तो x के पावर n माइनस 1, अर्थात यहाँ लिखाएगा 17 के पावर 200 माइनस 1 17 प्लस 1 से विभाज्य होगा। 17 प्लस 1 अर्थात कितना से विभाज्य है, 18 से विभाज्य है। आपका 18 दिया हुआ है, तो आपका जो शेष बचेगा, आपका शेष बचेगा जो माइनस में है उधर आपका प्लस में चला जाएगा, तो आपका शेष इसमें 1 बचेगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आंसर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 उसी प्रकार से कहता है कि 25 के पावर 25 को हम 26 से भागा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका 25 के पावर 25 प्लस 1, आपका 25 प्लस 1 26 से विभाज्य है, तो 25 प्लस 1 26 आपका क्लियर है। लेकिन इधर प्लस में 1 है, आपका उधर जाएगा तो माइनस में हो, तो शेष तो आपका माइनस होता नहीं है, तो आपका माइनस में शेष नहीं है, तो आपका शेष कितना बचेगा, तो 26 में से घटा दीजिए, आपका शेष कितना बचेगा 25। तो 102 का आंसर 1 होगा और 103 का आंसर कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 102 3 और आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 जो है, मतलब 104 जो है, क्या कह रहा है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है और उसी संख्या 2n को भाग दिया जाए 4 से ही, तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हम बताए हैं RS अग्रवाल में। कह रहा है कि n को हम 4 से भागा देते हैं तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है 3, तो इस पे 3 पर ही डिपेंड रहता है, शेष पर ही। तो शेष को 2n कह रहा है, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जो आपका शेष
3 जो प्राप्त होता है तो आपका दुगुना कहे या तिगुना कहे जो भी कहे तो शेष में ही कीजिए। तो 3 आपका जो शेष प्राप्त होता है और इसमें कहता है दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना कीजिएगा तो 6 प्राप्त होगा और 6 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो आपका शेष कितना प्राप्त होगा। तो अगर 4 से भागा देते हैं हम तो आपका शेष कितना प्राप्त हो रहा है 2। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा 2। अगर 105 और 106 क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, वर्ग नहीं है तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है 4। पहला ऑप्शन है 75625, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 30976, तीसरा ऑप्शन है 29561 और चौथा ऑप्शन है 143642। तो कहता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप बताइए कि वर्ग होता क्या है। जैसे मान लिया जाए 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। आप दिमाग लगाइए, 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का वर्ग कीजिएगा तो 2 होगा, 3 का वर्ग कीजिएगा 9 होगा, 4 का वर्ग कीजिएगा तो लास्ट में 6 होगा, यानी 16 होगा। ठीक है, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा, 7 का कीजिएगा तो 49 होगा, 8 का कीजिएगा तो 64 होगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 81 होगा और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 100 होगा। तो आपका अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक 1 है, 2 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। तो वर्ग होता क्या है, किसको किसको वर्ग हम लास्ट में रहेगा तो निकालेंगे। तो आप 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होता है। ठीक है, तो आप दिमाग लगाइए कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 आ जाए, ठीक है, 3 आ जाए, ठीक है, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7 आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए, ठीक है, 9। अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो इस चीज को आप माइंड में बैठा लीजिए कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक में 2 रहे, 3 रहे, कितना रहे, 7 रहे और 8 रहे, उसका मतलब उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो देखिए, तो 5 है, इसका पूर्ण वर्गमूल होगा, ठीक है, 6 है, इसका वर्गमूल होगा, 1 है तो होगा, लास्ट में कितना है 2 है तो नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसमें आपको कलम उठाने की आवश्यकता पड़ा, इसका कोई रूल्स है नहीं है। तो किसी भी संख्या के अंतिम, आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के अंतिम अंक में अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, 106 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो आप इसको अपने से बनाइए, जैसे ऑप्शन दे रहे हैं 3 है, 2 है, 7 है, 6 1 और 8 है, 1 है, 2 2 5, फिर है 4 है, 2 है, 4 है, 3 है, 7 2 0 1 6 4। इस क्वेश्चन को आप खुद से हल करके बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिसका यह वर्गमूल नहीं होगा। तो अभी बताएं जिस संख्या के अंतिम अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 और 8 रहे, ठीक है। तो अब यहाँ 1 है तो होगा, 5 है तो होगा, 4 है तो होगा, तो क्या नहीं होगा, 7 रहेगा तो नहीं होगा। तो आप बता दीजिएगा, इसको कोई कलम नहीं उठाना है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा माइंड में, जैसे कैलकुलेशन आएगा तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज टॉपिक को यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। आज आप लोग को बहुत कम पढ़ाए हैं आज, लेकिन कम पढ़ाए लेकिन बहुत अच्छा चीज आप लोग को बताए हैं। आप इस बात पे गौर रखिएगा, दीजिएगा कि मैट्रिक एग्जाम के बाद हमें क्या करना है, किस तरह से तैयारी करना है। अगर आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनरल की तैयारी किस प्रकार से किया जाता है, ठीक। तो हम बताएंगे एक वीडियो बनाकर आप लोग को कि जनरल की तैयारी आप किस प्रकार से कीजिएगा और किस प्रकार से आप रेलवे में जाना चाहते हैं या एसएससी में जाते हैं या बैंक में आपका कैरियर बनाना चाहते हैं। आप जहां कैरियर बनाना चाहते हैं मैं आप लोग को साथ दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये सोचिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है, आपको क्या करना है। दैट्स ऑल।